आपको बता देते हैं कि इजराइल का प्लान मिशन ईरान क्या है आखिरकार। सैन्य और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। जो सैन्य ठिकाने हैं ईरान के, उन्हें तबाह करने का प्लान किया गया है। बिजली संयंत्र से लेकर के परमाणु संयंत्र तक खत्म करने की जो प्लानिंग है वो की गई है। ड्रोन के जो बेस है, कैंप है, उन्हें भी खत्म करने की यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। वायुसेना को खत्म करने की तैयारी की गई है। यानी ईरान को हर तरीके से अब इजराइल घेरने की तैयारी कर चुका है, तेल कुएं से लेकर के। यानी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि उनकी आर्थिकी पर चोट कर दिया जाए ताकि वो किसी भी तरीके से हथियार ना खरीद पाए और उनका जो प्लान है, यानी इजराइल का जो प्लान है, वो सफल हो जाए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आप बताइएगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा बड़ा प्लान इजराइल के द्वारा तैयार किया गया है, यानी ये समझा जाए कि आर्थिकी पर चोट करके पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और उसके बाद ये तबाह हो जाएगा और इजराइल को इस मोर्चे से भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिल जाएगा कि अब कोई लड़ाई नहीं है यहाँ। जी हाँ, जैसे ही इजराइल ने ये डिसीजन लिया कि ईरान पर हमला करना है, तो वो डेफिनेटली ईरान के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, जैसे कि चाबास बंदरगाह है, बंदर अब्बास है, या ईरान के जो पोर्ट्स हैं, उन पर हमला करेगा। सबसे बड़ी हमला जो है मेरे ख्याल से जो कि आईडीएफ प्लान कर रही है, वो एक पॉलिटिकल टारगेट होगा। यानी क्या खुमैनी के घर पर हमला होगा, क्या पेजेश्कियन के महल पर हमला होगा। मेरे ख्याल से ऐसा वह करेंगे ये सिद्ध करने के लिए कि हम अगर जरूरत पड़े तो आयतुल्लाह खमेनी के महल को, पेजेश्कियन के घर को भी टारगेट कर सकते हैं। ईरान बच नहीं सकता। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, पॉलिटिकल विक्ट्री होगा थ्रू एयर अटैक। कोई भी एयरफोर्स जो है वो हमेशा दुश्मन के लीडर्स के घर में अटैक करने के लिए, प्रिसीजन अटैक करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहती है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल टारगेट को जब आप हिट करते हैं तो ईरान की जनता को ये आभास होगा कि अगर हमारे नेता सुरक्षित नहीं हैं तो ईरान के आम आदमी कैसे सुरक्षित हैं इजराइल की एयरफोर्स से। खौफ, दहशत में उनको जीना पड़ेगा। उनका मोराल और युद्ध लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है, जो कुछ लोग मॉडरेट हैं वो सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे ईरान के अंदर कि ईरान अब भविष्य में हमास को, हिजबुल्लाह को या हुती को इस तरह की मिलिट्री सहायता देना आस्ते आस्ते बंद कर दे। तो 7 अक्टूबर हमले को 1 साल पूरा हो गया है और लगातार आपको हम स्थिति बता रहे हैं कि वहां पर क्या चैलेंजेस अब इजराइल के सामने आ गए हैं, क्योंकि इजराइल की मुश्किलें गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों को खत्म करने के साथ खत्म नहीं हुई। हालांकि अभी हमास के आतंकियों को खत्म पूरी तरह से नहीं किया गया है। अब हिजबुल्लाह, हुती, वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी सीधे अटैक करने शुरू कर दिए। ट्रिपल एच के साथ 7 ऐसे फ्रंट है जिस पर इजराइल को दिक्कतें हो रही हैं और खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है लोगों को संबोधित करते हुए कि 7 फ्रंट पर हमारे सामने चुनौती है। उन 7 फ्रंट पर कर्नल सिंह उनको निपटना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप ईरान तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि ईरान ने तो आप पर हमला कर दिया, मिसाइल से अटैक कर दिया, आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे? 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। नहीं, देखिए, जब आपने सेट कर लिया एज इजराइल, इट इज, ये कहीं तक जा सकता है। मुझे आप एक बात बताइए कि ईरान के प्रेसिडेंट के महल से 100 मीटर दूर जाकर अगर वो हानिया को मार सकता है तो अप्रोचेबिलिटी की क्या प्रॉब्लम है? कौन कैसे जाएगा, कौन कैसे आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह की एयर पावर वो रखते हैं, रिफ्यूलिंग पावर रखते हैं, करना सब कुछ पॉसिबल। मैं तो कहता हूं इवन एयर जाने की जरूरत क्या है अगर आपके पास मिसाइल सिस्टम इतने बढ़िया हैं जो अपने आप में काम कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपको टाइम क्यों लग रहा है। मुझे लगता है कि टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि टारगेट, जो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स इन्होंने चूज किए होंगे, उसमें से सबसे ज्यादा तकलीफ ईरान को क्या देगा वो डिसीजन है। साथ ही साथ आपको वैसे बता दूं कि कतर में जिस तरह की एक पीस टॉक की कोशिश लास्ट मिनट अभी भी होस्टेजेस से रिलेटेड करी जा रही है कि किसी तरह ये लड़ाई रुक जाए, उसके लिए भी यूएस इजराइल को रोके हुआ है। एक तरीके से रुके या ना रुके, बट बड़ी स्ट्राइक जो करने की बात है, क्योंकि उससे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी ज्यादा। और अगर आप देखें तो आपने अभी बात करी 7 फ्रंट वॉर, मुझे लगता है कि इजराइल के लिए फ्रंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी वो 9 कंट्रीज के साथ लड़ चुका है। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने उसको छोड़ा नहीं है? पूरा मिडिल ईस्ट उसके खिलाफ हुआ करता था एक टाइम पर। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि विच इज देयर क्रिटिकल फ्रंट। क्रिटिकल फ्रंट इज उनकी एग्जिस्टेंस, उनका अपना एग्जिस्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा खतरे में है। और वो वाला फ्रंट जो कि बाहर की कंट्रीज जो हैं, चाहे वो ईरान ले लीजिए, चाहे आप सीरिया ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जिस तरीके से वो सेटिस्फाइड ही नहीं है। अगर आज कंसेशन 1 मिनट को इजराइल कोई दे भी दे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड।
क्योंकि उनको चाहिए कि यहूदी इस जमीन पर नहीं होने चाहिए। इजराइल शुड सीज टू एग्जिस्ट। 65,000 लोगों के लिए आपने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दिया था जो कि टोटली डेजर्ट था। मुझे समझ नहीं आ रही टू नेशन थ्योरी में तकलीफ कहां आ रही है जी। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें गलती दोनों तरफ, इसलिए कहता हूं कि अगर हमास अटैक कर रहा है और एक जो अटैक किया गया था उसके बाद आप अटैक करके रुक सकते थे, लेकिन वो एकदम बढ़ते गया और 1 साल हो गया और अभी भी कई फ्रंट पर कई मोर्चे ये इसी तरीके से खुले हुए हैं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत पर युद्ध का महा कवरेज लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी अनामिका पांडे और मीनाक्षी भी मौजूद हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस 7 अक्टूबर की जिसमें इजरायली लोगों की जान चली गई थी, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 की तारीख थी जब इजराइल में नोवा म्यूजिक के दौरान, आपको बता दें कि नोवा फेस्टिवल मनाया जा रहा था, इस दौरान जो है घात लगाकर हमास के आतंकियों ने म्यूजिक के दौरान हमला कर दिया जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई। और आज उन्हीं की याद में वही म्यूजिक प्ले किया जा रहा है जो हमले के दौरान जिन लोगों की जान चली गई थी। और इसी दौरान जो है युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो आज 1 साल बीत जाने के बाद भी इजराइल की जो सेना है वो लगातार अपने दुश्मनों से बदला लेने की हर कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमास के हमले में मारे गए लोगों की याद में ये म्यूजिक जो है प्ले किया जा रहा है। ये वही म्यूजिक है जो ठीक 1 साल पहले प्ले किया गया था, उसी दौरान हमले किए गए थे आतंकियों की तरफ से। אם הייתי יכולה לצאת מהראש שלי, ללכת ולנגור בשוב את כל המחשבות שלי, אם כל הרחובות היו ריקים עכשיו, הייתי ריקה גם אני, והזמזום הזה שלא מפסיק, זאת המלחמה שלי. और पिछले साल यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में मारे गए इजराइल के लोगों की याद में इस म्यूजिक फेस्टिवल, या यूं कहें कि एक छोटे से म्यूजिक के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और ये बताया गया है कि कैसे 7 अक्टूबर 2023 को पिछले साल हमास के आतंकियों ने बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जिस बर्बरता से अचानक एक म्यूजिक फेस्टिवल में हमला किया गया था, किसी को नहीं अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और उन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इजराइल में छोटी से म्यूजिक के जरिए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कैसे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लोगों की याद में, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में आज जो तबाही का मंजर गाजा से लेकर लेबनान तक आप देख रहे हैं, उसकी शुरुआत इसी रॉकेट हमले से हुई थी। इन रॉकेट हमलों ने ही इजराइल के गुस्से की आग को भड़का दिया और इस आग में आज हमास और हिजबुल्लाह के सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। आग की लपटें गाजा और बेरूत के रास्ते तेहरान तक पहुंच चुकी है। एक अक्टूबर 2023 की उस शाम जब इजराइल के लोग योम किपुर युद्ध की 50वीं सालगिरह के जश्न में डूबे थे, तभी अचानक गाजा पट्टी की ओर से हजारों रॉकेट इजराइल के इलाके में गिरने लगे। भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस हमले में 1000 से भी ज्यादा इजरायली नागरिकों की जान चली गई और सैकड़ों की संख्या में इजरायली नागरिकों का अपहरण किया गया। हाथों में इजराइल के झंडे लिए ये जो जवान है ये अब अग्रिम इलाकों की ओर जा रहे हैं जहां हमास के आतंकियों से जो है इन्हें जूझना है, इन्हें लड़ाई करनी है। लेकिन ये संदेश बिल्कुल साफ देने की कोशिश है। इस हमले के बाद से ही इजराइल गुस्से में था। उसने ठान लिया कि वो गाजा को अब हमास की कब्रगाह बनाकर ही छोड़ेगा। और 27 अक्टूबर यानी हमास के हमले के ठीक
20 दिन बाद इजराइल ने अपना मिशन शुरू कर दिया। इन स्पेशलाइज्ड टैंक्स को जो BMPs हैं इन्हें यहाँ पर उतारा गया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखा पाए तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड कैमरास हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। विजय सुरेंद्र शाह से दिखाऊंगा कि ये कैमरास जो खासतौर पर दुश्मन की हर एक हरकत पर जो है वो नजर रखते हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और ग्राउंड जीरो से आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव कवरेज इस पूरे प्लान की, जिससे अब सुरक्षा बल जो है आतंक के इलाके में, आप देखिए विक्ट्री साइन ये जो है इजराइल के सैनिक हाथों में करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि जीत के लिए ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत जो है वो इस जंग में इजराइल की होगी। पहले हमास को ठिकाने, फिर गाजा में बनी सुरंगें और आखिर में हमास के कमांडर। एक एक कर इजराइल उन सभी को या तो मौत के घाट उतारता चला गया या फिर उनका नामो निशान मिटा दिया। गाजा में अपने अभियान के दौरान इजराइल को दो और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ हमास की मदद के लिए हिजबुल्लाह जंग के मैदान में कूद पड़ा और इजराइल के पीठ पीछे यमन से हुती विद्रोहियों ने भी रॉकेट दागने शुरू कर दिए। बावजूद इसके इजराइल नहीं रुका और उसने गाजा से हमास का खात्मा करने के बाद हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को भी जवाब दिया। लेकिन इजराइल के लिए जंग का मैदान सिर्फ गाजा नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच यूएन में भी उसके अभियान को लेकर कई बार विरोध हुआ। हालांकि कुछ देशों का साथ मिलने से इजराइल को किसी बात की चिंता नहीं थी। हमास से भी ज्यादा तबाही इजराइल ने लेबनान में मचाई, जहां उसने हमास का साथ देने वाले हिजबुल्लाह के कमांडरों को भी वहीं पहुंचा दिया। इजराइल ने तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह तक को मार गिराया। 7 अक्टूबर के बाद से ही एक बात तो तय थी कि इजराइल इतनी आसानी से अब हमास को नहीं बख्शेगा, लेकिन हुती और हिजबुल्लाह ने हमास की मदद करके अपने डेथ वारंट पर इजराइल की मुहर लगवा ली, जिसका अंजाम अब पूरा मिडिल ईस्ट भुगत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं हमारे साथ और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र, 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल पहले तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि इजराइल अभी भी कई और मोर्चों पर लड़ते हुए नजर आएगा, बल्कि माना यह जा रहा था कि गाजा पट्टी आखिरकार है कितनी सी। गाजा को खत्म करके, हमास को खत्म करके चैन से इजराइल के नागरिक जी रहे होंगे, लेकिन आज तो स्थिति और बदल गई है। ये बात हमें बड़ी जिम्मेदारी से समझनी चाहिए कि आज हम